नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सिर्फ कर्नाटक चुनाव ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का अब कोई महत्व नहीं है। वो इसलिए कि आज के तारीख में देश दुनिया में सर्वाधिक ट्रस्टेबल भरोसेमंद जनप्रतिनिधि अगर कोई बहुत तेजी से उभरा है और लोगों में भरोसा बनाने में कामयाबी प्राप्त किया है, वह है पूज्य योगी आदित्यनाथ, बाबा बुलडोजर नाथ। बुलडोजर बाबा की विश्वसनीयता जितना तेजी से देश दुनिया में बढ़ी है, बनी है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप हुए, उपचुनाव में क्लीन स्वीप और पंचायत चुनाव में भारी बहुमत, योगी आदित्यनाथ के लोकप्रियता के आगे कुछ नहीं है। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इस प्रचंड बहुमत प्राप्त निकाय चुनाव पर कुछ चर्चा में ही नहीं मानता, क्योंकि योगी है तो यकीन है कि बहुमत उन्हीं के साथ है, जनमानस का भरोसा उनके साथ है। तो चर्चा करेंगे कर्नाटक के नाटक पर, कर्नाटक के हुए चुनाव पर। सबसे पहले तो मैं तमाम देश भर के उन तमाम मतदाताओं के, चाहे उन्होंने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में मतदान दिया है या कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान दिया है, उन सभी लोगों को अपने अंतःकरण से सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं कि आपने लोकतंत्र के जड़ों को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। जो लोग किन्हीं मजबूरी या जरूरी कारणों से मतदान से वंचित रह गए हैं, उनके लिए अनुरोध है कि आप अगले बार जरूर मतदान करें। और वो लोग जिन्होंने कहा कि क्या करना, आज एक दिन एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टी है, उन्हें लालच मना भेजते हैं कि आपको लोकतंत्र पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप अपना लोकतांत्रिक धर्म का पालन नहीं करते हैं। खैर मित्रों, बात कर्नाटक की ही करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश से करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कहने लायक कुछ ही नहीं है। बात कर्नाटक में है। देखिए, कर्नाटक में हुआ क्या। अगर मैं हल्के शब्दों में कहूं तो तीन तरह के बयान आ रहे हैं। मान लीजिए कि मैं राकेश परमार, कट्टर प्रवक्ता कांग्रेस, तो मैं क्या कहूंगा। देखिए, ये राहुल गांधी की देश भर में हुए पदयात्राओं का परिणाम है। फिजा बदल चुकी है। ये कांग्रेस का उदय और मोदी के समाप्ति का शुभारंभ है। इसमें राहुल गांधी एकमात्र फैक्टर है जिनके वजह से यह विजय प्राप्त हुई है, और हम इस विजय को राहुल गांधी को समर्पित करते हैं। कर्नाटक में कौन नेता बनेगा यह आला कमान डिसाइड करेगा, और आला कमान कौन है आपको मालूम है। अब आते हैं, मैं राकेश परमार, कट्टर भाजपा प्रवक्ता। देखिए, मतदान का प्रतिशत, मतदान का रेशियो और मुझे मिले मतों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि कर्नाटक की जनता का अभी भी हम पर भरोसा कायम है, क्योंकि जितनी संख्या में हमको मतदान हुआ है वह यह बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सर चढ़ करके बोल रही है। कुछ स्थानीय कारणों से, कुछ निजी कारणों से भाजपा सरकार बनाने में बेशक असफल रही हो, लेकिन जनता का भरोसा बनाने में वह कामयाब रही है, और यह हमारे लिए संतोष का विषय है, क्योंकि सरकार हमारे लिए कभी प्राथमिकता नहीं रही है। जनता का भरोसा और विश्वास ही हमारा प्राथमिकता है, जिसमें हम खड़ा उतर रहे हैं। अब आते हैं इंडिपेंडेंट जैसे, और ये जो छोटे मोटे पार्टियां हैं, अगर वो कांग्रेस समर्थक है, मोदी विरोधी है, तो कहेगा, जैसे शिवसेना ने कहा, जैसे अरविंद केजरीवाल को एक वोट नहीं मिला, कूद के बोला। ममता बनर्जी वहां चुनाव में नहीं लड़ी, पहले बढ़ चढ़ के बोले। नीतीश कुमार को कोई वहां पूछा नहीं, बढ़ चढ़ के बोले सब के सब। देखिए, अब मोदी के समाप्ति का शुभारंभ हो गया है, कर्नाटक से बिजुल बग गया है, और अब ये चलता रहेगा। और अगर मोदी समर्थक होगा तो कहेगा कि देखिए, वो कर्नाटक था, स्थानीय मुद्दा था, बाकी देश भर में एक ही नाम, योगी मोदी और जय श्री राम। लेकिन मैं यह सब नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि जो खबरें आपको कहीं और नहीं मिलती या नहीं प्रसारित करने दी जाती हैं, वह आपको यहां मिलेगी। अब आपका अपना सोचना है
क्योंकि जो हंस होता है वो मोती चुनता है, कंकड़ पत्थर को छोड़ देता है। अब आपने चुनाव में कंकड़ पत्थर करना है या मोती करना है, आप हंस के स्वभाव के हैं कि बगुले के स्वभाव के हैं या कोई और के हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं। क्योंकि समाचार चैनलों पर कुछ नहीं है। जो मैंने 3 तरह का स्टेटमेंट दिया ना, यही 3 तरह का स्टेटमेंट समाचार चैनल पर आ रहा है, लेकिन असली वजह मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, कर्नाटक चुनाव के पहले क्या क्या हुआ। असल में कर्नाटक में ना तो भाजपा हारी है, ना ही कर्नाटक में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता हारे हैं। हो क्या रहा है हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उदय के बाद कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी को अपने ऑफिस के तरह से चला रहे हैं। जब जिस कलर को जहां से उठाना हो, जहां से बैठाना हो, हम उसको कर दे हैं। वही स्थिति मोदी और शाह ने भाजपा का कर दिया है। जिसे मर्जी है वो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को हटा देते हैं, दूसरे लगा देते हैं। और यह सब गुजरात में तो चल गया, क्योंकि गुजरात में पता न क्यों राहुल गांधी गुजरात का दौरा नहीं किए। उनका अपना बेल टूट के जेल जाने का खतरा था, या अंदर खाने कोई पैठ थी, तेरी चुप मेरी चुप, या तेरू मेरा सुगला मैं तेरा सुनाऊं वाला हाल है। क्या हो मैं नहीं जानता, क्योंकि पिछले बार गुजरात में राहुल गांधी ने जितना दौड़ा किया था तो भारतीय जनता पार्टी तक बनाने से चूक गई थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ मैं नहीं जानता। वही हाल नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां जहां भाजपा हार रही है, या जो जो भाजपाई पर करप्शन का इल्जाम लगा है, या जो घोटाले में पकड़े जा रहे हैं, घोटाले का आरोप जिन पर लग रहा है, या जिन पर कुछ सिद्ध भी हो रहा है, वो भाजपा का मूल कार्यकर्ता नहीं है। यह बड़ा ध्यान देने वाली बात है। वह भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टी से आया हुआ नेता है, आया हुआ कार्यकर्ता है, जिसने भाजपा के बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अपने लिए शेल्टर देखा है। और जिस पार्टी में था उस पार्टी का खत्म होता जनाधार से परेशान सत्ता के लालच में भाजपा ज्वाइन किया है। कर्नाटक में जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री अब निवर्तमान हो गए, बसईराज बोम्मई। बसईराज बोम्मई को आप लोग जानते हैं कि बसईराज बोम्मई के पूज्य पिताजी श्री एस.आर. बोम्मई साहब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। वही जनता दल है जिसके विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री थे, जिनका एक गुजराल प्रधानमंत्री थे, जिनके देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे। जो सरकार बनाई थी इस देश में, बड़ी लहर आया था जनता दल चक्र वाला, निशान वाला। तो उस जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। स्वयं एस.आर. बोम्मई साहब कांग्रेस में आए थे और कांग्रेसी नेता थे। इसके पहले वाला जो चुनाव हुआ था, जिसमें थोड़े से सीट पा करके एच.डी. कुमार स्वामी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए थे, उस सिचुएशन को तोड़ करके भाजपा के सरकार पुनः वापसी योजना के अंतर्गत वो जो तोड़ फोड़ हुआ था, उसमें कांग्रेस छोड़ करके बसईराज बोम्मई भाजपा ज्वाइन किए थे। और तब जाकर के उनको प्रलोभन दिया गया था ये, और यहां पर बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया। बसईराज बोम्मई पर कांग्रेस पूरे जमाने कर्नाटक में 40% कैंपेन चलाई कि जी भाई यहां पर बिना 40% कमीशन दिए कोई काम नहीं होता है। 40% कमीशन का जो इल्जाम था वह भारतीय जनता पार्टी पे नहीं था, यह जानने वाली बात है। वो बसईराज बोम्मई कांग्रेस से आए हुए नेता पर था। जहां जहां भाजपा के नेताओं पर कोई इल्जाम लगा है वो बाहर के आयातित नेता हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नई भारतीय जनता पार्टी ने ये केन प्रकरण सत्ता के लालची, सत्ता के हब्सी, या सत्ता में बने रहने के उद्देश्य से, या किसी कीमत पर हर जगह सत्ता में हूं, इस बात के लिए लोगों को तोड़ फोड़ करके लाना और अपना सरकार बनाना, या किसी बने बने सरकार को तोड़ करके उसी का एक आदमी को मुख्यमंत्री बना देना, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना का एक छोटा धड़ा भारतीय जनता पार्टी से बहुत कम सदस्य संख्या वाले को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि एक वहां पर लोकप्रिय परिवार को सत्ता से दूर कर दिया जाए किसी भी कीमत पर, और अगले बार अपना दांव खेल करके खुद को सत्ता में ला दिया जाए। यह सब जब जहां हो रहा है वहां के लोग परेशान हैं, और यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है, ना कि स्थानीय भाजपा का हार है।
क्योंकि अगर जीत का श्रेय अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जाएगा तो हार की जिम्मेवारी भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ही जाना चाहिए, जो मैं फिक्स कर रहा हूं। मित्रों, एक और बात जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के विरुद्ध गई, मोदी और शाह यह बात समझ नहीं पा रहे हैं। ना तो वो राजस्थान में समझे, ना मध्य प्रदेश में समझे। राजस्थान में जब वसुंधरा की सरकार गिरी और अशोक गहलोत अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बने, मतलब चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के नजदीकी का फायदा उठाकर के अशोक गहलोत वहां मुख्यमंत्री बने, तो जितनी सीटें भाजपा को कम रह गई थी उतनी सीटें नोटा को मिली थी। मतलब भाजपा के हार, मान लीजिए कि भाजपा किसी सीट पर 400 वोट से हारी है, तो वहां 600 नोटा को वोट पड़ा है। मतलब वो 600 जो मतदाता ने नोटा का बटन दबाया हुआ है, वो कौन लोग हैं? वो भाजपा से गुस्साए हुए लोग हैं, जो भाजपा के अलावा और किसी को वोट दे ही नहीं सकते थे। वो वचनबद्ध हैं कि हमें वोट देना है तो सिर्फ भाजपा को देना है, लेकिन भाजपा के अपने कारणों से भाजपा से नाराज मतदाता भाजपा को ना वोट देकर के नोटा को वोट दिया। यह स्थिति मध्य प्रदेश में भी हुई। और वो क्यों हुआ था? मध्य प्रदेश और राजस्थान में उस वक्त जो राजपूत स्वाभिमान के विरुद्ध काम हुआ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा, जो हरिजन एक्ट को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। मतलब जैसे पहले हरिजन एक्ट में जो था उसमें कुछ रियायतें थी, लेकिन अब इतना संशोधन कर दिया गया कि अगर कोई आदमी हरिजन एक्ट आप पर लगाता है तो 6 महीना तक आप जमानत अप्लाई ही नहीं कर सकते। आप 6 महीना के बाद जमानत, मतलब कोई भी अब दलित भाई आपको किसी भी कारण से पुलिस को फोन करेगा कि आप पर हरिजन एक्ट लगाया जाए, तो 6 महीना बाद जज सुनेगा कि आपने क्या कहा था। तब तक आप ही भूल चुके होंगे कि क्या कहा था। सिर्फ एक बात याद रखेंगे कि हमने नरेंद्र मोदी को वोट देने की गलती की थी। उसका नया नया प्रकरण था और सबने नोटा का बटन दबाया। मोदी और शाह तब भी नहीं संभले, आज भी नहीं संभल रहे। कर्नाटक चुनाव के इन पहले मोदी और शाह ने जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था, हालांकि वो पहले भी गलत था, धार्मिक आधार पर आरक्षण हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में जो है वो भारतीय जनता पार्टी या भारत का कोई भी राजनीतिक दल करता कहाँ है? वो तो सब संविधान विरोधी करते हैं, क्योंकि संविधान के कौन से पन्ने में लिखा गया है कि हम मुफ्त में चीज देंगे, हम लोगों को मुफ्त में देंगे और हमसे वसूल करके दूसरे को देंगे? ये तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन यह हो रहा है। भाजपा आज भी, कांग्रेस अगर कर्नाटक में जीती है तो मुफ्त की गारंटियों की वजह से जीती है। केजरीवाल इतना नालायक होने के बाद भी लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाया है तो मुफ्तखोरी की वजह से बना है, अपने किसी नीति और नियमों की वजह से बना नहीं है। तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने यहाँ पर धार्मिक आधार पर मिले आरक्षण को वापस करके वहां पर लिंगायत और बोकालिंगा को आपस में लड़वा दिया। लिंगायत समाज कर्नाटक का बहुत बड़ा समाज है। आदरणीय प्रेमचंद दीदी जी को सादर पड़ा। लिंगायत समुदाय और बोकालिंगा, वो दो लोगों के बीच पूरा कर्नाटक की धुरी घूमती है। उनको आरक्षण में उलझाना और एक आरक्षण लेकर के दूसरे के आरक्षण, मतलब वहां भी जो कर्नाटक में भाजपा की हार हुई है वो आरक्षण के खेल में हुई है। मोदी शाह पता न क्यों आरक्षण के प्रति इतनी ज्यादा आसक्त है और आरक्षण पर ही ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। असल में शाह मोदी को एक बुरी बीमारी लग गई है, जो लोगों को दूसरे के अलावा बाकी जिनको लगा होता है उनको नहीं समझ में आता है। उसको बोलते हैं घमंड। घमंड सिर्फ बाहर के लोगों को पता चलता है, जिसको होता है उसको नहीं पता चलता। उसे तब पता चलता है जब वो खत्म हो चुका होता है। जिस तरह से शुगर की बीमारी है, कहीं कुछ नहीं दिखता, जब एकदम आप चक्कर खा के गिर जाएंगे तो डॉक्टर को क्या हुआ था सब जांच में आएगा, अच्छा शुगर बढ़ गया इनका, क्योंकि शुगर बढ़ाने का कोई सिम्टम आता नहीं है। उसी तरह से घमंड खुद के अलावा बाकी सबको समझ में आती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने देश में जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया और स्वर्ण समाज का हकों पर जो कुठारघात किया, वह उनके हार का कारण राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हार की जो मत प्रतिशत या जो गिनती था वो नोटा की गिनती से कम था। मतलब मान लीजिए, आपको पहले बताया था, जी अभी आए इसलिए मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि किस सीट पर भाजपा 400 वोट से हारी है, तो वहां पर 600 नोटा को वोट मिला है।
मतलब नोटा जो जो लोगों ने नोटा का बटन दबाया है वो कोर भाजपाई थे। भाजपा के गुस्से में वो किसी और को वोट दे नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने गुस्से का इजहार किया और नोटा का बटन दबाया, क्योंकि भाजपा के अलावा वो किसी को नहीं दे सकते थे। लेकिन नोटा ने उनके अधिकारों में कुठारघात किया, आपस में लड़ने का मौका दिया, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया, इसलिए नोटा दबाया। राजस्थान मध्य प्रदेश हार गए। कर्नाटक में भी वही हुआ, आरक्षण जिनको दिया गया वो खेल समझ गए और बोकालिंगा ने ही उनको मतदान नहीं दिया, क्योंकि बोकालिंगा बहुल इलाके में कांग्रेस निर्विवाद रूप से जीती और ज्यादा जीती है। हालांकि कांग्रेसी कहेंगे कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और पदयात्रा ने किया, लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूं कि वहां पर राहुल गांधी फैक्ट्री नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस की कोई जीत की वजह नहीं है। कर्नाटक में कहीं कांग्रेस नहीं जीती है, सिर्फ भाजपा हारी है। और भाजपा का स्थानीय कार्यकर्ता नहीं हारा है, भाजपा का पुराना और परंपरागत कार्यकर्ता नहीं हारा है वो जो भाजपा में बाहर से बुला के आए गए थे, जैसे बसईराज बोमई कांग्रेस से लाए गए थे, जिनके पिताजी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यह मोदी जी को समझना पड़ेगा कि वो जिस सीट पर आपका 30 साल 40 साल संघ के दरी बिछाने से लेकर के दीवार पर पेंटिंग करने तक का जो आपका कार्यकर्ता मजदूर जैसा आपके यहां मजदूरी करता है, जब उसको टिकट की बारी आती है तो आप कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट दे देते हैं, दूसरे पार्टी से आए लोगों को मंत्री बना देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में गुंडा दुबे की हत्या के बाद एक नैरेटिव सेट किया गया था कि ब्राह्मण विरोधी है, योगी सरकार के विरुद्ध ब्राह्मण लॉबी है। वो इतना ज्यादा ये प्रभावी हुआ कि भाजपा डर गई ब्राह्मणों से, और उन्होंने ब्राह्मण को खुश करने के लिए कांग्रेस का एक रिजेक्टर ब्राह्मण को लाना पड़ा। आज वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है और उसकी लोकप्रियता कितना है कि यही नगर पंचायत का चुनाव हुआ था जिसमें उसने अपने सगे भाभी को खड़ा कराया था। पंचायत के चुनाव में उसकी भाभी हार गई थी। तो जो भाभी पंचायत के चुनाव में हार गई है उसको राज्य विधान परिषद का सदस्य बना करके मंत्रिमंडल में दिया गया, ताकि ब्राह्मण लॉबी को बताया जा सके कि हमारा ब्राह्मण है। और कल यही भाजपा थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी तो सबसे पहले वही भाग के कांग्रेस में जाएगा। और वो जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी पुराने भाजपाई थे, अध्यक्ष भी प्रदेश के थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसी क्षेत्र के थे जिस क्षेत्र के ये जितिन प्रसाद हैं, लेकिन वाजपेयी उनके लिए ब्राह्मण नहीं हुए, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब वाजपेयी जी की अंतः आत्मा अंदर कितना हो पार्टी के प्रति वफादारिता हो, एक बार सोचने पर मजबूर होगी कि नहीं कि पार्टी के लिए मैंने जीवन खपा दिया, और अब जब ब्राह्मण खतरे में पड़ा और ब्राह्मणों से नाराजगी की बात आई है तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ब्राह्मण मानने की जगह बाहर का अतीत ब्राह्मण लाना पड़ा। वही हाल होता है जब दलित लॉबी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आगे बहुजन समाज पार्टी के दलितों को बुलाया था, बहुजन समाज पार्टी के पिछले नेताओं का बना था, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, दारा सिंह चौहान है, यह सब बाहर से लाए गए थे बहुजन समाज से। योगी के प्रथम कार्यकाल में उनको लगा कि शायद योगी की सरकार जाएगी, अखिलेश आएगा, वो सरकार के रहते ही बीच में छोड़ गए। कोई भाजपा का परंपरागत नेता, परंपरागत कार्यकर्ता जो पुराना भाजपाई है, उसने यह इल्जाम लगा करके कि योगी की सरकार जाने वाले नहीं छोड़ा, चाहे वो सुहेल देव पार्टी वाला राजभर हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या और भी हो। तो जो बाहर से आते हैं वो पहले साझे चले जाते हैं, यह बात भाजपा के आला नेतृत्व को समझना पड़ेगा। और जब तक नहीं समझोगे तब तक उधार के पैसे से खुद को धनी होने की जो मुगालता या पाले हुए हैं, आपको इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत तेजी से आपके स्थान को एक होनहार युवा सन्यासी भरने के लिए आतातुर है और देश दुनिया उसके साथ है। और कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, उसके आगे अब लाइन है कि योगी है तो यकीन है। तो लोग मुमकिन पर विश्वास करेंगे कि यकीन पर भरोसा करेंगे, यह बात हमको बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं समझदार हैं। अंत में मैं दो बातें और आपको कहना चाहूंगा। कर्नाटक की चुनाव देश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा आईना दिखा रहा है। कर्नाटक में 85% हिंदू है और बजरंग दल हिंदूवादी संस्था पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद भी कांग्रेस जीत जाती है, तो एक केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल फिल्म से क्या होगा। यहां अलग अलग फाइलें हैं और दबी फाइलों पर चिंता और चर्चा करना पड़ेगा कि आखिर कैसे
सरेआम भगवान राम को गाली देने के बाद भी हिंदू बहुल इलाके से लोग चुनाव जीत जाते हैं। राम को काल्पनिक कहने वाले मंत्री बन जाते हैं और उनको वोट देने वाला राम का पूजा करने वाला पुजारी है, जो राम राम का जप करते हुए आता है और उसको वोट देता है जो राम को काल्पनिक करता है और राम के नाम लेने वाले को गोली चलाता है। यह चिंता का विषय है। कर्नाटक में जितनी विशाल आलिशान मंदिरें हैं, जितना जड़ें वहां पर सत्य सनातन की गहरी हैं, आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि जिस बजरंग बली के नाम पर बजरंग दल का स्थापना हुआ था, वह बजरंग बली का जन्म ही अंजनी पर्वत जो है वो वहीं कर्नाटक में है। जहां पर अंजनी जी और बाली का मुलाकात हुआ था, उस पर्वत पर किष्किंधा पर्वत वही है जहां बाली बैठा हुआ था, जहां कोई जा नहीं सकता था, वो उसी कर्नाटक में है। उसी कर्नाटक में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो काल नेमी छुपा हुआ बैठा था। ऐसी धार्मिक पवित्र पावन नगरी कर्नाटक में सत्य सनातन को गाली देने वाली संस्था जीत रही है, तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि आखिर आप पर अंग्रेज शासन कैसे कर गए। अंग्रेज कोई 100, 200, 500 के संख्या में या लाख करोड़ के संख्या में हवाई जहाज से नहीं आए थे। वो नाव से पैदल थके हारे मादे आए थे। आप स्वयं उनका साथ दिए और अपना नाश किए। मुगल वहां से कुछ लेके नहीं आए थे, वो तो साले ऊंट पर भूखे नंगे खाना के तलाश में इधर आए कि यार इधर धरती स्वर्ग जैसी दिख रही है, यहाँ पर सोने की चिड़िया रहती है, यहाँ भोजन मिल जाएगा। 4-5 ऊंट, हाथी, गधे, घोड़े, खच्चर पर बैठ करके आए और आप ही में से आपको तैयार किया और आप पर शासन किया और आप अपनी बहन बेटियां उनको देने के लिए मजबूर हो गए, चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो। यह स्थिति आज भी वही है। जब बजरंग बली का अपमान करने वाला, भगवान राम को काल्पनिक करने वाली पार्टी 85% सत्य सनातन के बहुलता वाले राज्य में चुनाव जीत जाती है, यह चिंता का विषय है, यह निंदा का विषय है। अंत में यह पूरा चुनाव मोदी और शाह को अपने पर विचार करने की है और आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ के उदय का संकेत है। भाजपा का पराउदय भी नहीं होगा जैसी कांग्रेस सोचती है और जैसे मोदी विरोधी सोचते हैं, क्योंकि इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ा मजबूत है। मोदी जाएंगे तो योगी तैयार बैठे हैं। आपके यहां कोई आने वाला ही नहीं है तो जाएगा क्या, और आपके यहां कुछ खोना नहीं है तो पाएंगे क्या। इसलिए आप यह मत समझिए कि ये पूरा भाषण जो मोदी के विरुद्ध जाता हुआ प्रतीत हो रहा है वो आदमी किसी और को वोट देगा, नहीं। पक्का और सच्चा भाजपाई मतदाता है, क्योंकि राष्ट्र की सम्मान और राष्ट्र की अखंडता की कल्पना सिर्फ भाजपा के पास है। लेकिन जैसा कि गुलाब में भी कांटे होते हैं और उन्हीं कांटों को बचा करके गुलाब को तोड़ना पड़ता है, वही हाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ है। आरक्षण का जो कांटा वो हम लोगों को चुभा रहे हैं, उससे बचते बचाते हुए गुलाब के खुशबू के प्रति आकर्षित होना है, और नहीं तो कमल का फूल भगवान विष्णु अब योगी आदित्यनाथ के हाथ में देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है तो आपको भी लगता होगा। भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, यकीनन यकीन है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।